हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और जैसे ही आप सभी को पता है कि 2026 जो है वो बिहार के युवाओं के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन ईयर के रूप में इसको बोला जा सकता है। आप सभी को पता होगा 2026 बिहार में भर्तियों का वर्ष होने वाला है ना। तो इसी सिलसिले में हाल फिलहाल में आपकी एक बहुत ही अच्छी सी वैकेंसी आउट हुई है, जिसका नाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर। यानी कि बिहार पुलिस में ये आपकी वैकेंसी रहेगी और उसमें कांस्टेबल का आपको पद मिलेगा, पोस्ट मिलेगी। और क्या रहेगा, ये आपकी ऑपरेटर की पोस्ट इसमें रहने वाली है। पोस्ट तो बेसिकली कांस्टेबल है, लेकिन आपका काम क्या है, ऑपरेटर का। लगभग आपकी 1000 यानी 993 वैकेंसीज आई है। पता नहीं आयोग को क्या है, 7 और हो जाती तो मैडम 1000 होती, सुनने में हमें अच्छा लगता, मोटिवेट हो जाते थोड़ा सा। खैर कोई बात नहीं, 993 वैकेंसीज भी अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो इस वाली वैकेंसी को लेकर के आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। सिलेबस क्या रहेगा, क्या हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्या जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ना होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ चाहिए, सिलेक्शन कैसे होगा, फिजिकल भी होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। स्पेशली जो एक सुबह से मुद्दा मैं देख रही हूं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर के भी डाउट है। तो सारी चीजों पर जितने भी आपके डाउट हैं, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, 12 से 15 मिनट हार्डली, लेकिन सारे डाउट अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये दिया गया है टोटल वैकेंसीज के बारे में, सॉरी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कि बिहार ने पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 पदों के लिए आपकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह भर्ती बिहार पुलिस के रेडियो यानी तकनीकी रेडियो टेक्निकल के लिए रहेगी। इसमें आपका आवेदन 1 मार्च से शुरू रहेगा, 1 मार्च से शुरू है। इसमें आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। आपकी वेबसाइट ये रहेगी। होली के टाइम पर बिहार में ना बम फूटता ही है। पिछली वाली बारी की बात है, बिहार में होली के टाइम पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई थी, और अब की बारी होली के समय पर आपकी ये रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है ये निकाली गई है ना। तो 1 मार्च से लेकर के आपका 31 मार्च तक, 1 से लेकर के 31 मार्च तक आपका फॉर्म फिलिंग रहेगा। सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल वैकेंसीज 993 है। आपका लेवल 3 का इसमें वेतनमान रहेगा 21,700 से आपका 69,100, ये आपका वेतनमान रहेगा। जो 993 वैकेंसीज है, अगर इसमें भी बात करूं कैटेगरी वाइज कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के 408 पद रहेंगे। 993 में से 408 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 99 है, एससी के लिए 157, एससी कैटेगरी के लिए 157 और एसटी के लिए 10 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 175 है, बीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 113 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 31 पद है। इस तरीके से आपकी सारी वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है आपकी कैटेगरी वाइज। इसके आगे आते हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो कि 2 चीजों पर डिपेंड करती है। कौन सी 2 चीजें हैं, जिसमें एक आपकी रहेगी एज लिमिट, है ना। 2 चीजें क्या क्या है, एक आपकी रहेगी एज लिमिट और दूसरा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता कितनी रखी गई है, एक होती है आयु सीमा। दोनों पर डिटेल में बात करेंगे। चलिए, फिर बोला गया है शैक्षणिक योग्यता आपका उम्मीदवार का 12वीं यानी इंटरमीडिएट विज्ञान संकाय में फिजिक्स होना चाहिए उसके पास, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता में आपका 12th पास रखा गया है। ये बात बिल्कुल सही आपने सुनी है कि मैडम जी 12वीं पास बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन 12वीं पास वो स्टूडेंट जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रही थी, वो बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकल वाले कर सकते हैं जिनके पास बायो थी। सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से। अगर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी और आपने ऑप्शनल में मैथ्स ले रखा था 12वीं क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं।
कोई बच्चा है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी 12वीं में और फिजिकल एजुकेशन ले रखा था उसने ऑप्शनल में, या ऑप्शनल में म्यूजिक ले रखा था, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी जिस स्टूडेंट ने, देखो 4 स्ट्रीम होती हैं आपकी, कौन कौन सी रहेंगी मैडम जी? या तो साइंस में भी 2 होती हैं, एक तो पीसीबी और एक होती है पीसीएम। इसके अलावा आर्ट्स होती है और इसके अलावा एक हमारा कॉमर्स होता है। तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे तो इसमें एलिजिबल है ही नहीं। साइंस स्ट्रीम में भी कौन सा है? जिसके पास पीसीएम थी वो तो 100% एलिजिबल है, और जिसके पास पीसीबी प्लस ऑप्शनल में मैथ्स थी वो भी एलिजिबल है। ये रखा गया है आपका शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सुबह से बच्चा कंफ्यूज है इस चीज को लेकर के। कोई बच्चा है जिसके पास 12वीं में नॉन मेडिकल थी, यानी पीसीएम था, लेकिन ग्रेजुएशन में उसने बीए कर ली, तो वो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब उसके पास 12वीं में मैथ्स होना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में ये थे तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। समझ आया? आगे चलते हैं, और उसमें भी बोला गया है आपका शैक्षणिक अर्हता में, देखो पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष में भौतिकी, उसके अलावा है रसायन और गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है। मान लो तुम थे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट, पीसीएम वाले, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, और 38% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल नहीं। ये तो होना ही चाहिए 12th में, और उसके साथ भी आपके पास में 50% अंक आपकी 12वीं कक्षा में आए हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व्ड से, और किसी भी आरक्षित कैटेगरी से हैं, तो 12वीं क्लास में कम से कम आपके 45% मार्क्स आए हो। ये कंडीशन साफ साफ रखी गई है। इसका मतलब कह सकते हैं ये जो एमए फॉर्म भर देते हैं ना बच्चे कि यार पुलिस की भर्ती आई है, कांस्टेबल की भर देते हैं फॉर्म, क्या चाहते हैं दे आएंगे पेपर, वो भीड़ इस पेपर में नहीं रहेगी। सारे पढ़ने वाले बच्चे इस एग्जाम में रहने वाले, मैं ये कह सकती हूँ। एक तो उसने मैंने साइंस ली हो, है ना, और साइंस में भी उसके 50% या रिजर्व से है तो 45% कम से कम मार्क्स आए हो। आगे आते हैं आयु सीमा, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपको पता है कैटेगरी वाइज अलग अलग रहती है, वो भी मैं आपको बता देती हूं। देखो ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा, वही बात है कि आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। आयु सीमा, अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, बीसी या ईबीसी से हैं पुरुष तो 18 से 27 साल होनी चाहिए, अगर बीसी या ईबीसी से महिला है तो 18 से 28 साल, और अगर आप SC ST या फिर ट्रांसजेंडर है तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। आयु जो है वो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है उसके अनुसार आपकी मान्य होगी, उसको आपका वैलिड माना जाएगा। समझ में आई बात? आगे आते हैं कि मैडम जी अब हमारे पास में नॉन मेडिकल भी थी, हमारे पास में 50% से अब मार्क्स भी है। अब आप हमें ये बताइए कि सिलेक्शन कैसे होगा, क्या फिजिकल भी है या बस रिटन पेपर होगा? सुनना बात को ध्यान से। इसमें आपका चरण 1 में लिखित परीक्षा होगी, जिसको बोला जाता है रिटन पेपर, जिसकी तैयारी करते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपका 100 अंक का होगा। दूसरे नंबर पर आपका शारीरिक दक्षता यानी कि आपका पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वनिंग क्या है एग्जैक्ट अभी बताऊंगी, लेकिन मोटा मोटा बताती हूँ, जिसको फिजिकल बोलते हैं ना कि भाई वो तो फिजिकल देने जा रहा है ना, तो फिजिकल जो है वो सेकंड नंबर पर रहेगा। उसके बाद आपका जो है डीवीपीएसटी रहेगा। जो सिलेक्शन होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी, वो आपका पेपर डिसाइड करेगा। फिजिकल में चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, फिजिकल आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। बोला अंतिम मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर आधारित की जाएगी, यानी कि आपकी मेरिट जो है वो रिटन के बेस पर बनाई जाएगी, क्लियरली मेंशन है। आगे आते हैं पेपर कैसे होगा, मैंने आपको बताया 100 अंक का पेपर होगा आपका, जो कि एमसीक्यू आएंगे, ओएमआर बेस्ड होगा। गोले भरने होते हैं ना ओएमआर बेस्ड, जिसमें एमसीक्यू दे रखे हैं 4 में से सही गोला भरो, उस तरीके से।
टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, यानी कि जो तुक्का लगा करके आते हैं वो मेथड आप नहीं यूज कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपके? जीके एंड करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। केमिस्ट्री में आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे और मैथ्स के अंदर भी 25 क्वेश्चन आपके 25 अंक के रहने वाले हैं। ये है आपका सिलेबस। ठीक है, आगे आते हैं। पहला चरण हो गया रिटर्न पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा और मैडम जी इसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। गोले भरने वाला OMR बेस्ड MCQ का हमारा पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें मैथ्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, फिजिक्स से आएंगे और जीके जीएस एंड करंट अफेयर से आएंगे। डन है, पहला चरण समझ आया, पहला चरण समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे चरण पर कि मैडम जी ये जो PET है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें हमारा क्या रहेगा? ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपकी 3 चीजें रखी गई हैं। रनिंग रखी गई है, एक ऊंची कूद और एक आपका गोला फेंक, है ना। ऊंची कूद, रनिंग सबको पता है, दौड़ना होता है। आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर दौड़ना है मेल कैंडिडेट्स को, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर अंदर दौड़ना है। ये रनिंग रखी गई है। ठीक है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। अगर बात की जाए ऊंची कूद, अलग अलग होती है, लॉन्ग जंप अलग होती है, इसमें वो नहीं है। ऊंची कूद है ना, जब एक पाइप कुछ डंडा लगा दिया उसके ऊपर से कूद रहे, ऊंची कूद। इसमें पुरुष है तो 3 फीट 6 इंच आपको कूद के दिखाना है, महिला के लिए 2 फीट 6 इंच रखा गया है। समझ आया। इसके अलावा होता है गोला फेंक, जिसको शॉटपुट थ्रो भी बोलते हैं। एथलेटिक्स में नहीं होता जेवलिन थ्रो, है ना, उसी के जैसे जेवलिन, शॉटपुट, ये सारे ना आपके एथलेटिक्स में काउंट होते हैं। शॉटपुट होता है इतना लोहे का, आपके पास गोला होता है, उस गोले को इस तरीके से करके हमें फेंकना होता है कि आप कितना दूर उसको फेंक सकते हो। ठीक है, उसकी अपनी अपनी टेक्निक होती है। तो अगर आप पुरुष हो तो 16 पाउंड का गोला आपको दिया जाएगा और आपको वो कम से कम 15 फीट दूर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, वो जो गोला दिया जाता है उसका भी अपना वजन होता है। अगर आप महिला हैं तो आपको 12 पाउंड का शॉटपुट यानी गोला दिया जाता है और आपको 8 फीट तक वो फेंकना होता है। समझ आई बात। ये था आपका PET, जो केवल क्वालिफाइंग है। मैं फिर से कह रही हूं, जिसका रिटन एग्जाम क्लियर होगा उसको इसके लिए बुलाया जाएगा और ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। समझ में आई बात। इसके अलावा PET में क्या रहेगा? PET में सिंपल है, पुरुष अगर सामान्य या BC कैटेगरी से हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना जो है वो केवल मेल कैंडिडेट्स का मेजर होता है, चाहे कोई भी भर्ती आप देख रहे हो उसमें 2 तरीके से मेजर होता है। पहले आपका बोलेंगे नॉर्मली आपकी चेस्ट मेजर होगी, फिर कहते हैं सांस फुलाओ और फिर मेजर की जाती है, तो दोनों अलग अलग है। अगर आप सामान्य BC EBC कैटेगरी से हैं तो बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर की बढ़त होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं का वजन नापा जाता है, मेल कैंडिडेट्स का नहीं नापा जाता। फीमेल कैंडिडेट्स का वजन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। नॉर्मली पुलिस की भर्ती में तो आई थिंक 40 किलो रखा जाता है, इसमें 48 रखा गया है। आपका वेट कम से कम 48 किलो, उससे कम होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ज्यादा वाली जो है कि मैम हम ओवरवेट हैं तो क्या है, उसकी दिक्कत आती है, मगर वो मेडिकल के टाइम पर आती है, तब तक तो कम हो ही जाता है। मेन ये है 48 किलो से कम नहीं होना चाहिए। समझ आई बात। ये वही है जो अभी बताया, ऊंचाई आपके 165 लड़कों के लिए, लड़कियों की फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला उम्मीदवारों के लिए वजन जो है 48 kg आपका अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा आरक्षण आपको पता है, आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए है। अन्य राज्य के जो भी अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। बिहार के अलावा किसी और स्टेट का कोई विद्यार्थी, मान लो यूपी का कोई इसमें अप्लाई करता है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, कोई आरक्षण नहीं है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, आपको पता ही होगा बिहार में।
प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर मान्य। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, डोमिसाइल हो गया आपका, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके 2024-25 के अनुसार आपके बने होने चाहिए। यानी 15 साल पहले बना था तब मैडम हम गांव में रहते थे, अब हम पटना रहने लग गए, वो नहीं होना चाहिए, है ना। 2024-25 का अपडेटेड होना चाहिए। फॉर्म भरोगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। क्या क्या है सुनना। आपका है पहचान पत्र, जिसमें कि आपको आपकी फोटो लगी हो, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी हो सकता है। मैट्रिक 10th की जो है आपके पास प्रमाण पत्र, 10th की जो सर्टिफिकेट है वो और प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इंटरमीडिएट 12th का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। एनसीएल यानी कि आप बीसी या ईबीसी किसी कैटेगरी से हो तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। डोमिसाइल, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो होगा, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके पास में वो होना चाहिए। इसके अलावा आपकी फोटो होती है ना, फोटो भी अपडेटेड रखिएगा। फोटो में किसी भी प्रकार का कोई जैसे टोपी आ गई है ना, या फिर आपने चश्मा पहना उस पर रिफ्लेक्शन आ गया फोटो खींचते टाइम, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बाकी आपका सिग्नेचर वगैरह स्कैन होता है ना। ईमेल आईडी वगैरह जो आपकी डालोगे फॉर्म भरते टाइम, उनको याद रखना, उनके पासवर्ड याद रखना। बाद में मेल आती है तो कहते हो हम पासवर्ड ही भूल गए हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लंबी हो गई वीडियो, खैर कोई बात नहीं, डिटेल में मैंने आपको सारा सब कुछ समझाया है। इसी वजह से बाकी क्लासेस आपकी बहुत जल्दी यूट्यूब पर स्टार्ट हो ही जाएंगी, कोशिश तो यही है। आप एक काम करना, आप इसी चैनल पर आप एक काम करना, आप इसी चैनल पर आइएगा बिहार टेक्स्ट बुक पर। ठीक है, आप इसी चैनल पर आइएगा बिहार टेक्स्ट बुक पर, और आप यहाँ लाइव पर आइए। या फिर आप एक काम करो ना, आप जो मैं आपको अभी ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, इसी में ही नीचे MORE मोर पर क्लिक करना, आपको यहाँ सुपर पास दिख जाएगा। ठीक है, सुपर पास पर क्लिक करिएगा, ये आपको सारे प्राइस दिखा देगा। 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल, 3 महीने का प्राइस है, 1 साल का, 1.5 साल का। सुपर पास के अंदर टेक्स्ट बुक के सारे बैचेस हैं, कोई ऐसा बैच नहीं है जो सुपर पास के अंदर ना हो। चाहे या ऑपरेटर वाला, जैसे ही बैच आपका बनेगा सुपर पास के अंदर डाल दिया जाएगा। तो सुपर पास में एनरोल कर लेना, खरीद लेना। जैसे आपको ठीक लगता है कि मुझे 3 ही महीने की जरूरत है ना, या फिर मुझे 1 साल की जरूरत है, जैसे आपको लगता है उसके अनुसार इसको खरीद लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो शेयर जरूर करिएगा और एक अपना ऑनेस्ट सा रिव्यू कमेंट में जरूर बताना, वीडियो कैसी लगती है, शेयर करना। नेक्स्ट किसी और वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।